हेलो पढ़ाकू बच्चों, वेलकम बैक टू पढ़ाई निंजा, जहाँ मिलता है क्लास 10th के हर सब्जेक्ट का स्मार्ट एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का पार्ट 1। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो ध्यान से सुनना आप ये। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वैल्यूएबल फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके हम फिनिश्ड गुड्स में बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस ही है उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे कि हम पेपर किससे बनाते हैं, वुड से बनता है। शुगर किससे बनता है, शुगर केन से बनता है। स्टील किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है। क्लोथ किससे बनते हैं, यार्न या फिर कोई फाइबर से बनता है। फिर कॉटन किससे बनेगा, कॉटन से कपड़ा बनेगा, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के। ये एक टाइप की सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स को हम प्रोसेस करके सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। अब हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सारे ऑक्यूपेशंस को, एक्टिविटीज़ को 3 टाइप में बांटा गया है। जैसे कि प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन थर्ड है टर्शियरी। प्राइमरी में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, हमने जिसके बारे में पढ़ा है उसका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। तो फार्मिंग में जो भी हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, माइनिंग में हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, फिशिंग में हमें जितने भी ये फिशेस वगैरह जो भी हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉरेस्ट्री में हमें प्लांट से और प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी मिलते हैं, ये हमें नेचुरली नेचर से मिल रहे हैं। तो ये हम इसका डायरेक्टली यूज़ करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी जो होती हैं। तो फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होती हैं। तो अगर कोई इंसान फार्मिंग कर रहा है तो आप ये बोलोगे कि वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हुआ कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश गुड्स। तो जैसे कि अगर हमें शुगर है, शुगर केन कहाँ से मिला हमें, शुगर मिला हमें एग्रीकल्चर से या फिर फार्मिंग से। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट है। हमने इससे क्या बना दिया, शुगर बना दी। तो ये क्या हो गया, जब हम इसको प्राइमरी प्रोडक्ट को एक कोई फाइनल प्रोडक्ट में बना रहे हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जहाँ पे हम ये सारा कन्वर्जन कर रहे हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे कि शुगर फ्रॉम शुगर केन, टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी जो इंडस्ट्री, ये सारा जो काम कर रही है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है। तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट होता है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। फिर जो टर्शियरी एक्टिविटी है, इधर क्या होता है, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग चीज़ें होती हैं बजाय प्रोड्यूसिंग गुड्स के, तो हम इधर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम इधर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बैंकिंग की सर्विस कर रहे हैं हम, कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हैं, टीचर पढ़ाता है। जैसे हेल्थ केयर में आपको हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलती है। टूरिज़्म से आपको टूरिज़्म के लिए जो भी होटल्स मिल रहे हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं, जो भी और रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो ये सारी सर्विसेज टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर्स है इंडियन इकोनॉमी के, हमने ये प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, सेकेंडरी में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे कार हो, बिस्किट हो,
क्लॉथ हो, चेयर हो, कुछ भी हो, ये सारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और टर्शरी में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक टीचर है तो वो टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेक्टर्स हो गए इंडियन इकोनॉमी के। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये इकोनॉमी का बैकबोन होती है। अगर एग्रीकल्चर से कमाया पैसा भी तब बढ़ता है जब वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करती है ना। तो इस कारण ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं, जिनको कुछ स्किल्ड जो काम आता है, चाहे अनस्किल्ड कोई लेबर हो जिसको कोई काम नहीं आता, फिर भी उसको काम मिल जाता है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये इन दोनों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। फिर ये एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाती है, जैसे कि जिससे हम आउट ऑफ इंडिया भी चीज़ों को हम भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है, फॉरेन एक्सचेंज भी मिल जाता है। फिर इसके बाद फिर क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की? तो ये किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को जताते हैं। मतलब क्या होता है कि जो नेशनल इनकम है, कंट्री की नेशनल इनकम है और जीडीपी दोनों को बूस्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब बूस्ट करती है मतलब बढ़ाती है, इन्हांस करती है। एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे कैसे? अगर हम मॉडर्नाइज टूल ले लेते हैं, चाहे फर्टिलाइज़र हो, कोई टूल्स हो, कोई मशीन हो, तो हमें किससे मिलते हैं? ये सारे टूल्स किससे मिलते हैं? हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ही तो मिलते हैं। सो बेसिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो इस कारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक और चीज़ है इसमें कि ये पावर्टी को भी कम करता है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे रहा है। फिर रीजनल डिसबैलेंस को या डिस्पैरिटी को कम करता है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज़ हम कैसे करते हैं, फैक्ट्रीज़ को हम बैकवर्ड एरिया में लगा देते हैं, बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पे ट्राइबल एरिया कह लो, है ना। तो उधर भी वो एरिया का डेवलपमेंट होएगा, लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसका रीजनल जो डिस्पैरिटी है वो कम हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो अब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी करा हुआ है। तो क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? तो अगर हम देखें कि क्यों किया जाता है, तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाइड वैरायटी के होते हैं। मतलब कुछ इंडस्ट्री सीमेंट बना रही हैं, तो कुछ मेडिसिन्स बना रही हैं, कोई ट्रांजिस्टर्स बना रहे हैं, कोई स्कूटर्स बना रहे हैं। तो हम उसको कैसे क्लासीफाई करें कि सब अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। और क्लासिफिकेशन हमें मदद करता है कि हमारी कैसी इंडस्ट्री कैसा फंक्शन कर रहे हैं और उसका क्या रोल है इकोनॉमी में हमारे। इस कारण हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस हैं। अगर हम सबसे पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का, तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम कैसा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसा हम प्राइमरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आप ये नाम से समझ सकते हैं, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, और मिनरल बेस्ड है तो मतलब कुछ मिनरल्स होंगे इसमें। तो जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड या फिर कुछ प्लांट या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है वो कुछ एनिमल और एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उधर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को कहेंगे। और जो मिनरल को एज ए रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, तब वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कॉटन, जूट, शुगर, टी, कॉफ़ी, रबर, एडिबल ऑयल, ये सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं। जबकि आयरन स्टील इंडस्ट्री,
सीमेंट की इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगी। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, तो हम किसके बेसिस में कर रहे हैं कि उसका प्रोडक्शन में क्या रोल है, उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो प्रोडक्शन में रोल के हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है, एक बेसिक इंडस्ट्रीज़ का और एक कंज्यूमर इंडस्ट्री का। बेसिक इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, ये दूसरी इंडस्ट्री के लिए बेस बनाते हैं, मतलब ये दूसरी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या फिर बेस बनाते हैं। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, ये जैसे कि पब्लिक यूज़ के लिए जो डायरेक्ट कंज्यूम हो जाता है, ये पब्लिक यूज़ के लिए बनते हैं, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ हो गए। तो ये बेस बनाते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील है, तो ये क्या करेंगे, आयरन रॉड्स बना देंगे, है ना। आयरन रॉड्स क्या है, हमारे घर में लग जाते हैं, तो ये क्या है, एक बेस मटेरियल बना दिया है। एल्यूमिनियम बनाएंगे, फिर एल्यूमिनियम बहुत सही जगह यूटेंसिल्स बन जाएंगे, है ना, कहीं गाड़ी वाड़ी में लग जाएगा। तो ये सारी ये बेसिक इंडस्ट्री हो गई। फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा कि जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है पब्लिक यूज़ के लिए, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, स्विंग मशीन हो गया, फैंस हो गए, शुगर हो गया, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री हो। अब जो तीसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है वो करेक्ट 1 रुपीज़ से कम ही होता है, मतलब मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़ तक जा सकते हैं, और इसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रहता है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, जितना हम पैसा लगा रहे हैं, कितना, वो 1 करोड़ से अबव होता है, और इसमें ह्यूज कैपिटल होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है ना, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या हो जाएगा, स्मॉल गारमेंट यूनिट्स हो गए, फिर हैंडलूम हो गया, टॉय मेकिंग हो गया, फर्नीचर शॉप्स हो गई, तो ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ गई। और अगर लार्ज स्केल की बात करें तो स्टील प्लांट हो गया, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ हो गई, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। फिर जो हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो हमारा ओनरशिप के बेसिस में है, कि मतलब कौन कौन उस चीज़ को ओन कर रहे हैं, कौन लोग उस इंडस्ट्री को ओन कर रहे हैं, उसके बेसिस में क्लासिफिकेशन है। तो ये हमारे 4 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, जैसे पब्लिक समझ में आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। यहाँ पे प्राइवेट में प्राइवेट या फिर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप्स हैं इंडिविजुअल के, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को ओन करते हैं। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही इसको यूज़ करते हैं, फिर चलाते हैं और रन करते हैं, है ना। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है कि कलेक्टिवली कुछ जो वर्कर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके द्वारा ओन किया जाता है। तो अगर पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल देखें तो जैसे भेल हो गया, सेल हो गया। प्राइवेट में टिस्को, बजाज हो गया, रिलायंस, टाटा, डाबर, ये सब, है ना, ये सारे प्राइवेट वाले हो गए। जो जॉइंट वाले, ऑयल हो गया, मारुति सुजुकी हो गई, मारुति सुजुकी भी हो गई। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा शुगर इंडस्ट्री आ गई, कॉयर इंडस्ट्री क्या होती हैं, जो फाइबर इंडस्ट्री होती है, जो कि रग्स, मैट्स या रोप्स बनाती हैं केरला में। फिर इसके बाद अमूल हो गया, अमूल भी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर जो हमारा 5th क्लासिफिकेशन है वो बेस है
बेस्ड ऑन वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। तो जो रॉ मटेरियल का वेट कैसा क्या है और फिनिश गुड हम कितना हैवी कैसा क्या बना रहे हैं उसके बेसिस पे है। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, आपको नाम से पता चल रहा है, जैसे कि हैवी रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। लाइट इंडस्ट्री में लाइट रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसमें बल्कि गुड्स, हैवी है तो बल्कि गुड्स प्रोड्यूस होंगे, इसमें स्मॉल या लाइट प्रोडक्ट्स बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और इधर इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, ये स्मॉल होते हैं। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये इंडिया की सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और ये पिलर है इंडियन इकोनॉमी का। ओल्डेस्ट वन इंडस्ट्री है ना, और लार्जेस्ट भी है। ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर तीनों का डायरेक्ट कनेक्शन रखती है ना। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और फॉरेन एक्सचेंज में करती है अर्निंग, है ना। ये सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जो इसकी पूरी वैल्यू चेन है, हम रॉ मटेरियल से फिर जो फिनिश गुड तक पहुंचते हैं, तो इसके बीच की जो भी प्रोसेस होती हैं, ये सारी वैल्यू चेन होती है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इंडिया में ही करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल भी इंडिया में है, फिर जो फर्दर मशीनिंग जो हम कर रहे हैं वो भी इंडिया में करो, फिनिश प्रोडक्ट में हम इंडिया में बना रहे हैं। तो एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद। स्पेशली जो रूरल लोग हैं वो इधर काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, और ये एक्सपोर्ट में भी का है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो तीन चीज़ें हैं, एक एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपोर्ट है, और तीसरा है एग्रीकल्चर। अब अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में क्या होता था, हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग से ही कॉटन टेक्सटाइल बनते थे। फिर 18 सेंचुरी में क्या हुआ, पावर लूम्स है। पावर लूम्स क्या होते हैं, मशीन्स के थ्रू हम उसकी बुनाई करते हैं। जो जितनी वीविंग है हम मशीन्स के थ्रू करते हैं। पहले हाथ से होता था, अब ये मशीन्स के थ्रू होने लगा। फिर कॉलोनियल पीरियड में क्या हो गया कि ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ। तो क्या होता था कि कॉलोनियल पीरियड में जो ब्रिटिशर्स थे रहते थे वो बाहर से इंडिया में लेकर आते थे, क्लॉथ्स लेकर आते थे। तो जो इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनका तो मार्केट ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो अपने ही देश से बनाए हुए कपड़े इंडिया में बेचा करते थे। लोकेशन फैक्टर्स, पहले क्या होता था कि जो मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में लोकेटेड थी। क्यों, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी थी उधर ही के आसपास थी। ट्रांसपोर्ट और पोर्ट फैसिलिटीज़ भी महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास था। लेबर सप्लाई भी मिल जाता था, मॉइस्ट क्लाइमेट मिल जाता था, और जो मार्केट का प्रेजेंस था मोस्टली इन्हीं जगहों में रहता था। अब जो कॉटन टेक्सटाइल का जो लिंकेज है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, एग्रो बेस्ड है, और ये इनकम प्रोवाइड करता है किसको किसको, फार्मर्स को, कॉटन प्लकर्स को, जो वर्कर्स हैं, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, स्विंग, ये सारे प्रोसेसेस होती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, इनके वर्कर्स को, और अदर इंडस्ट्रीज़ को भी, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है, डाई इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सारे इंडस्ट्रीज़ को ये इनकम प्रोवाइड करता है। इस कारण ये जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है एग्रीकल्चर से भी और अदर इंडस्ट्रीज़ से भी। अब अगर हम देखें कि वैल्यू एडिशन कैसे होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बेसिकली फैब्रिक बनाया जाता है, फैब्रिक जिससे आपका क्लॉथ बनता है। तो फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसके लिए फैब्रिक प्रोडक्शन के लिए इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, स्पिनिंग, देन वीविंग, निटिंग,
फिर डाइंग होता है, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। ये सारे स्टेप्स होते हैं। ये इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, जो हम रॉ मटेरियल लाते हैं वो कैसा होता है, कॉटन होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, जूट होता है ना, जो कि एग्रीकल्चर से आता है। तो ये क्या हो गई हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। अब हम देखें कि प्रोसेसेस कैसी होती हैं। तो पहले फाइबर प्रोडक्शन के लिए, फाइबर प्रोडक्शन हुआ मतलब आपका ये ऐसे यार्न आ गया, जो जो सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है वो आ गया। फिर उसके लिए हम स्पिनिंग करते हैं। तो ये क्या हो गया कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल और सिंथेटिक मटेरियल इनटू यार्न। तो जो रॉ मटेरियल, जो भी हमारे यहाँ से कॉटन आया, वूल आया, है ना, उसको हम यार्न मतलब एक धागों का वो पूरा एक जो इस वो होता है जिससे हम बड़ा सा धागा बना देते हैं, वो बनता है, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो ये स्पिनिंग इधर प्रोसेस होती है। फिर वीविंग और निटिंग में क्या होता है, आप फैब्रिक बनाने के लिए ये वीविंग और निटिंग प्रोसेस किया जाता है। तो टू क्रिएट फैब्रिक्स, वीविंग इन्वॉल्व्स इंटरलेसिंग yarns एट राइट एंगल्स टू फॉर्म आ स्टेबल एंड ड्यूरेबल फैब्रिक। तो मतलब क्या होता है कि जो वीविंग में क्या होता है, कुछ ऐसे राइट एंगल में सारे धागे लगाए जाते हैं, 90 डिग्री के धागे लगाए जाते हैं ताकि वो फैब्रिक बन जाए, है ना। और जो निटिंग होता है उसमें लूप्स में बांधे जाते हैं। जैसे कि ये निटिंग आप देख सकते हो, कुछ एक नीडल के थ्रू या फिर मशीन के थ्रू उसको ऐसे लूप्स में बांधा जाता है, लूप्स में बांधा जाता है। तो ये निटिंग हो गई। तो निटिंग और वीविंग कुछ ऐसा होता है, इससे हमारे फैब्रिक बन जाता है। फिर फैब्रिक के बाद हम क्या होता है, डाइंग और फिशिंग पे जाते हैं। तो डाइंग क्या होता है कि कलर देता है जो भी फैब्रिक हो गया, और उसका अपीयरेंस इन्हांस करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, गारमेंट मैन्युफैक्चर होता है। तो ये कुछ पूरा प्रोसेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब जो क्या क्या स्ट्रक्चर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का और क्या क्या चैलेंजेस हैं हमें मिलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत है कि जो स्पिनिंग प्रोसेस है मेनली ये सेंट्रलाइज्ड है। सिर्फ कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में, हर जगह नहीं बटी हुई, कुछ ही जगह है ना। वीविंग है डिसेंट्रलाइज्ड है, ये बहुत सही जगह है। अब जैसे कि प्रिजर्व ट्रेडिशनल डिज़ाइंस, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी, प्रोडक्शन मेथड में अब वीविंग जो है अलग अलग जगह, हैंडलूम से कहीं बन रहा है, कहीं हो रहा है, कहीं पावर लूम से, कहीं मिल से। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है। स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग कैपेबिलिटीज़। अब जो क्या है कि जो इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग कैपेबिलिटीज़ तो है, स्ट्रेंथ ये है, पर प्रॉब्लम क्या है कि द वीविंग सेक्टर कैन नॉट use much of the high quality yarn resulting in low quality fabrics। तो पर जो वीविंग सेक्टर है वो जो हाई क्वालिटी यार्न है वो ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं करती है ना, जिसके कारण क्या होता है कि जो फैब्रिक है उसका क्वालिटी लो होता है। खादी एक कॉटेज इंडस्ट्री है। हैंड स्पन खादी इज़ एम्प्लॉयड एट द विलेज लेवल। जो खादी है वो बेसिकली हमारे विलेज लेवल तक ही एम्प्लॉयड है। ऑपरेट्स एज अ होम बेस्ड कॉटन इंडस्ट्री। तो जो खादी है वो होम बेस्ड कॉटन इंडस्ट्री एज अ ऑपरेट करती है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं कि वेरियस जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि कॉटन हो गई, वूल हो गई, सिल्क हो गई, ये अलग अलग जगह लोकेटेड हैं। तो जैसे कॉटन है तो ब्लैक डॉट्स हैं, ये आप लोकेट कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप में प्रैक्टिस करिएगा। ये उज्जैन, देवास, इंदौर हो गया, फिर वडोदरा, सूरत, जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, महाराष्ट्र। तो मतलब ये गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी का जो एकदम बहुत साइड वाला पार्ट है, उधर ही मिल्स वगैरह लोकेटेड है, और कुछ वेस्ट बंगाल में और थोड़ा सा साउथ में है। फिर वुलन टेक्सटाइल हो गए, फिर सिल्क टेक्सटाइल हो गए। तो ये सारे लोकेटेड हैं, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फिर दूसरी हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जूट इंडस्ट्री है। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और सेकंड है एक्सपोर्ट करता है, सेकंड है एक्सपोर्टेशन में आफ्टर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सबसे फर्स्ट नंबर पे है, फिर इंडिया है ना। जो मोस्टली मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में है,
हुगली रिवर बेल्ट में। क्यों है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो उधर आसपास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल है वेस्ट बंगाल में, और लेबर, बैंकिंग और पोर्ट फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल है। इस कारण जूट इंडस्ट्रीज़ वेस्ट बंगाल साइड लाई करती है। फिर हमारी तीसरी इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इंडिया क्या है, सेकेंड है शुगर प्रोडक्शन में, और फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी, जो कि एक शुगर का ही प्रोडक्ट होता है। रॉ मटेरियल बल्की होता है और लूजेस सुक्रोज इन ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है, बल्की होता है, और ट्रांसपोर्टेशन में उसका सुक्रोज की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो जो मेजर स्टेट हैं हमारे शुगर इंडस्ट्री के, वो कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सारे स्टेट्स हैं। ये सीजनल है पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, मतलब जहाँ पे कोऑपरेटिव काम करते हैं। मिल्स शिफ्टिंग टू द साउथ एंड वेस्ट ड्यू टू द बेटर केन एंड अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। तो पहले क्या था कि शुगर इंडस्ट्रीज इधर थी, अब क्या है, साउथ साइड शिफ्ट हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो शुगर केन का क्वालिटी बेटर मिल रहा है और क्रशिंग सीजन हमें अच्छा मिल पा रहा है, इसलिए। ये आप कुछ देख सकते हैं, ये शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लोकेटेड हैं अलग अलग जगह। तो सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, देन महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद कर्नाटका है। तो ये सब सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। तो ये जो है हमारा, हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पढ़ ली हैं, कॉटन, जूट और शुगर की। अब हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया चैप्टर 6 के। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि फर्दर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।